है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। दोस्तों, देश में जनसंख्या बुरी तरीके से बढ़ रही है और इस जनसंख्या का बढ़ने का कारण क्या है? जनसंख्या का बढ़ने का कारण कि हमारी सरकार जो है किसी भी तरीके से इस पर ऐसे कोई ठोस उपाय नहीं कर रही है कि अंकुश लगाया जाए। आज हम एक ऐसे मेहमान से आप मुखातिब कराने वाले हैं, ऐसे मेहमान से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जो जनसंख्या निरंतर के पक्ष में है और जनसंख्या, आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की। साथ ही महिलाओं के लिए संघर्ष के लिए हमेशा आगे रहती हैं। नाम है उनका, आपको बता दें, सावित्री चौधरी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है जेएमएच न्यूज चैनल में। नमस्कार सबका। सब पहले आप अपने संगठन के बारे में बताइए जनता को, साथ ही आप क्या करते हैं संगठन के माध्यम से, वो सब आप बताइएगा। देखिए, मैं ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं कई साल से सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रही हूँ कि हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का कारण है बढ़ती आबादी। और सरकार को हमने, मतलब पूरे देश का कोई सांसद, कोई विधायक ऐसा नहीं बचा होगा जिसको हमने ज्ञापन ना दिया हो, कोई डीएम, कोई एसडीएम ऐसा नहीं बचा हो जिसका हमने कोई ज्ञापन ना दिया हो। और उसका हमें एक अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला कि 180 पिछले 2018 की बात है कि 125 सांसदों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। तो देखिए, हमारे देश में समस्या क्या है कि आज हम 1 अरब 38 करोड़ हो चुके हैं। छोटा क्षेत्रफल होने के कारण हमारे संसाधन कम होते चले। आज देश में रोटी, कपड़ा, मकान की बहुत बड़ी किल्लत होती चली जा रही है। आप कहीं भी चले जाइए, स्कूलों में, बाजारों में, कहीं भी मॉल में, कहीं भी चले जाइए, बहुत बड़ी मारामारी, यहाँ तक तो क्या शमशान घाट तक भी मारामारी। और हमारा युवा वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करके दर दर नौकरियों को भटक रहा है। परिणाम क्या होता है? चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं जन्म ले रही। हमारा देश गरीबी, भूखमरी, बीमारी में मरने वालों में नंबर 1 में आता है जी। पर ऐसा नहीं है कि हमारे देश ने प्रगति ना की हो, प्रगति की है। जैसे अब पुल है, ओवरब्रिज है, मेट्रो है, यातायात संचार के साधन है, बहुत प्रगति की है। लेकिन उसको जनसंख्या रूपी दानव निगल रहा। बढ़ती आबादी के सामने ये सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, आबादी के आगे पूर्ति नहीं हो पाएगी, पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब चीन ने, देखिए, जिस समय हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे देश ने प्रयास ना किए हों, प्रयास किए हैं। हम पहला देश बना भारत जिसने सबसे पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1931 में। सबसे पहला बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोला और उसी समय से आज तक हमारे देश में अरबों खरबों रुपए जन जागरण पे खर्च भी हो रहा है। लेकिन उसका हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, हम दो हमारे दो। लेकिन जिसको फॉलो करना है वो जब से फॉलो कर रहे हैं, जिसको फॉलो नहीं करना वो कानून के बिना फॉलो करेंगे ही नहीं। अच्छा, चाइना में आपने देखा होगा एक बच्चा नीति प्लान आया हुआ था। उस बच्चा नीति प्लान को अब जो चाइना ने रिवर्ट कर दिया, यानी कि उसको रोक दिया, फिर से जो है पुराना शेड्यूल जारी कर दिया। इस पर आपका कुछ कहना है? हाँ, देखिए क्या है, चीन के लिए लोग कह रहे हैं ना कि चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी फेल हो गई है, कि चीन बूढ़ा हो चला है, चीन में युवाओं की कमी हो गई है। देखिए, चीन की वो वन चाइल्ड पॉलिसी फेल नहीं हुई है। चीन तो 35 साल के लिए टारगेटेड पॉलिसी लाया था कि 35 साल बाद हम वापस 2 चाइल्ड पॉलिसी करेंगे या 3 चाइल्ड पॉलिसी करेंगे। तो वो फेल नहीं हुई है। जिस समय हमारे देश में 1973-75 में हमारे देश में भी जोर शोर से ये मुद्दा उठा था जनसंख्या नियंत्रण कानून का, उस समय हमारे पड़ोसी देशों को चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि अगर भारत अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कर लेगा तो हमारा क्या होगा। तो हमारे देश में तो 1 चाइल्ड पॉलिसी आया ना 2 चाइल्ड पॉलिसी आया, लेकिन चीन अपने यहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी ले आया। विदेशों ने उसको अपना लिया, लेकिन हम आज भी जन जागरण नहीं कर रहे हैं। आपका जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है, इसका मोटो क्या है, इसका टारगेट क्या है? आप बेसिकली क्या करते हैं इस संगठन के माध्यम से? देखिए, मुझसे बहुत लोग यही पूछते हैं, मेरे आकाशवाणी में भी कार्यक्रम होते हैं, टीवी डिबेट पे भी मैं जाती हूँ, तो लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि मैडम, आप तो महिलाओं के लिए भी बहुत लड़ती हैं, आप पर्यावरण पे भी काम कर रही हैं,
आप शिक्षा पे भी काम कर रही हैं, आप स्वास्थ्य पे भी काम कर रही हैं, ये सब ऐसा क्यों? और आपने टाइटल रखा है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। तो हमने यही कहा कि आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का कारण, चाहे शिक्षा ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, चाहे पर्यावरण ले लीजिए, चाहे आप महिलाओं की बात ले लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार की बात ले लीजिए, चाहे जितने रेप केस और ये महिलाओं के अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये सब का कारण बढ़ती आबादी है। तो इसीलिए हमने ये इसका टाइटल रखा है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। अच्छा, इसका मोटो क्या काम, आप इस संगठन के माध्यम से जनता तक क्या करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं या फिर क्या मतलब इसका लक्ष्य है? हम जागरूकता फैला रहे हैं। हम स्कूलों में, कॉलेजों में जा जाके, ज्यादातर हम कॉलेजों को फोकस करते हैं। अभी तो ये कोरोना वगैरह चल गया, बहुत प्रोग्राम मेरे कॉलेजों में, आपके महिलाओं में, गांव में जा जाके हमने सर्वे किया। गांव की अनपढ़ और पढ़ी लिखी महिलाओं से भी हमने ये पूछा कि आपके जो 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, आपने इतने बच्चे क्यों किए? हमने उनसे सर्वे किया तो उन लोगों ने ज्यादा बच्चे होने का कारण किसी ने अपनी सास को बताया, किसी ने अपने पति को बताया, किसी ने अपने पड़ोसी को बताया। तो मैंने कहा ऐसा क्योंकि देखिए, अगर सरकार हमारे लिए कानून बना देती, जैसे विदेशों ने महिलाओं के लिए रिप्रोडक्टिव राइट बनाया, प्रजनन का अधिकार महिलाओं का है, वैसे ही काश सरकार हमारे लिए कानून बना देती कि भाई महिलाओं को कोई फोर्स नहीं करेगा, वो 1 बच्चा करे, 2 बच्चा। इससे ज्यादा अगर कानून होता तो हम अपनी सास को ये कह सकते कि माता जी मैं दूसरा बच्चा कर तो लेती है, तीसरा बच्चा कर तो लेती, लेकिन सरकार ने कानून बनाया हुआ है। तो हम इससे महिलाओं को समझाते हैं और जन जागरण करते हैं। मैंने देखिए हजारों गांव में जा जाके हजारों पोस्ट कार्ड लिखवाए, पोस्ट कार्ड अभियान चला हमारा। हमने मोदी जी को इनलैंड लेटर लिखवाए, मोदी जी के मन की बात में। और हमारा आज भी एक अभियान चल रहा है, हमने धरने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, 1 हफ्ता हम लोगों ने आमरण अनशन किया। तो हमने जो इनसे महिलाओं से पूछी, सबसे जो ये हमने बात की, तो उनका यही रहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि अगर अपने बच्चे की। जी हाँ, मैं आपको टोकूंगा। जनसंख्या का 1% कारण ये भी है कि लड़के की चाहना होना कि पुत्र हो, पुत्री हो गई है तो अब पुत्र का इंतजार करते हैं कि पुत्र हो, तभी जो है जनसंख्या इसी वजह से बढ़ती चली जाती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए हम सरकार से ये कह रहे हैं कि जिसके पास अगर एक बेटी है उसको प्रोत्साहन होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए कि आपको अगर किसी के 1 बेटी है तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी सुविधाएं मिलेगी। यहाँ तो 10 बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और भी अभियान चल रहे हैं सरकार की, क्या ये अभियान जो है सफल नहीं होते दिखाई दे रहे? नहीं हो रही है, ये सफल नहीं होंगे। ये जब तक सफल नहीं होंगे, या तो सरकार जिसको 2 बेटियां हैं या जिसको 1 बेटी है और 1 बेटी के बाद उसने ब्रेक लगा दिया, तो उसको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए ना कि भाई आपको सरकार सुविधा देगी, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, आपका बच्चा फ्री में पढ़ेगा। या 2 बेटियां हैं तो उसको भी कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। यहाँ तो हो क्या रहा है, जिसको 10 बच्चे हैं उसको सारी सुविधाएं मिल रही है, 1 बच्चे वाला टैक्स दे रहा है और 10 वाला सब्सिडी ले रहा है, तो कैसे कंट्रोल होगा? तो सरकार को बेसिकली क्या नियम बनाने की जरूरत है? आज के समय में क्या होना चाहिए? देखिए, वास्तविकता में जाए, वैसे हम 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में जाए तो हमारे देश को 1 चाइल्ड पॉलिसी की आवश्यकता है, चाहे वो 20 साल के लिए, जैसे चीन लाया टारगेटेड पॉलिसी, चाहे 20 साल के लिए आए, टारगेटेड पॉलिसी ले आए, उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दें कि जिस तरह से हमारे देश की आबादी और आज भी हम सड़कों पे ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या होगा? जिस तरह से आज आपने कहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की वजह से लोगों को रोजगार और भुखमरी से भी मर रहे, रोजगार नसीब नहीं हो रहा है और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पर चाइना में आप देखिएगा भारत से ज्यादा जनसंख्या है, तो वहां पर सभी व्यवस्थाएं समुचित है, ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको इसमें इतना? वो हमारा क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ जमीन का हमारे पास इतना छोटा सा टुकड़ा है और चीन क्षेत्रफल में हमसे 3-4 गुना बड़ा है। तो वहां अगर पॉपुलेशन ज्यादा भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो जमीन तो रबड़ नहीं है, जमीन रबड़ नहीं है, ये बढ़ नहीं जाएगी, जमीन उतनी रहेगी, जमीन उतनी रहेगी, संसाधन हमारे इसीलिए घट रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की, तो आपने बेसिकली ICDS विभाग जो है आंगनबाड़ी बहनों के लिए है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो या मिनी वर्कर हो, तो जमीनी स्तर पर संविदा से भी बदतर स्थिति है इनकी। जो 5,000 उत्तर प्रदेश में मिलता है वो भी समय पर मानदेय नहीं मिलता। तो बेसिकली
प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते अभी तक क्या काम किए महिलाओं के लिए, स्पेशली आंगनबाड़ी बहनों के लिए, वो आप थोड़ा बताइए जनता को। देखिए, ये जो मैंने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन बनाया, ये इसलिए बनाया क्योंकि आंगनवाड़ियों के एजेंडा में भी है जनसंख्या नियंत्रण। आंगनवाड़ियों को फैमिली प्लानिंग के काम दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है आप जनजागरण करें, जाके हम दो हमारे दो की बात करें, छोटा परिवार सुखी परिवार की बात करें। ये पहली बात तो ये। दूसरी, आज के टाइम में देखिए जो हमारे आंगनवाड़ी हमारी हैं, आंगनवाड़ियों के लिए एक आंगनवाड़ी जैसे एक पौधा होता है, सपोज करो देश के लिए जैसे एक पौधा होता है, पौधा या पेड़ जो भी है, उसका विकास कहाँ निर्भर करता है? उसकी जड़ पे निर्भर करता है। उसकी अगर किसी पौधे की जड़ मजबूत होगी तो दरख्त भी मजबूत होगा, ज्यादा फल देगा। वैसे ही जो हमारे देश की आंगनवाड़ियां हैं, जो हमारे देश के शिशुओं का विकास है, वो आंगनवाड़ियों पर निर्भर करता है। आंगनवाड़ी समझिए उसके जड़ें हैं, उसकी हमारे देश की भविष्य को बनाती हैं। तो अगर वही तो है, आप देखिएगा आंगनबाड़ी बहनों को भी तो मजबूत प्रदान करना चाहिए ना सरकार को। आंगनबाड़ी बहनें खुद ही कमजोर है, कहाँ से वो कुपोषण दूर करेगी? सरकारें सुनती नहीं। तो मैं कह रही हूँ, जी, अगर आंगनवाड़ियां विकसित होंगी तभी तो हमारे देश के जो भविष्य है, जो हमारे शिशु हैं, उनका विकास तभी तो होगा, जब तो हमारे देश का बचपन विकसित होगा, जब आंगनवाड़ियां विकसित होंगी। सरकार लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज देखिए कोरोना महामारी में आंगनवाड़ियां गांव-गांव जाकर दुनिया भर में बैठी है, लेकिन आंगनवाड़ियां पिछले कोरोना में भी और अभी भी फील्ड में काम कर रही हैं, बराबर थर्मल स्क्रीनिंग में लगी हुई हैं, घर-घर जाके आपके पोषाहार का वितरण कर रही हैं, राशन का वितरण कर रही हैं, उनके घर-घर जाके इन शिशुओं की देखभाल कर रही है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल कर रही है। तो सरकार जब इनकी ही तरफ ध्यान नहीं देगी, आंगनवाड़ियों को विकसित नहीं करेगी, तो देश कैसे विकसित होगा? अब इसी में देखिए, जी, मैं एक जानकारी आपसे चाह रहा हूँ। देखिए, आप पहले जब भाजपा की सत्ता नहीं थी उत्तर प्रदेश में, तब चुनाव के समय आंगनबाड़ी बहनों को ले लिया गया, संविदा कर्मियों को ले लिया गया। जैसी सत्ता में आएंगे वैसे ही जो है, जो वादा किया है उस पर अमल करेंगे। ऐसे राजस्थान में आप कांग्रेस सरकार को ले लीजिए, उसने भी परमानेंट का वादा किया था। दोनों ही सत्तासीन पार्टियां हैं, फिर भी आज आप देखिए आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अच्छी नहीं है। इस पर आपके क्या विचार है और क्या सरकार से मांग करनी चाहिए? मतलब सरकार से यही मांग है। देखिए, सरकार में जो 2-3 मुद्दे रख रही हूँ। सबसे पहला तो सरकार ने पागल बनाया, प्री प्राइमरी कर नई शिक्षा नीति में आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी का दर्जा दे दिया, केवल घोषणा कर दी, कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। दूसरा, आप देखें कि 2019 में, फरवरी 2019 में यूपी सरकार ने घोषणा की थी आंगनवाड़ियों को 1500 रुपए बढ़ाने की, लेकिन उसको इंसेंटिव में पता नहीं कहाँ का लगा के उसको खत्म कर दिया। देखिए, अगर इसी तरह इस बारे में आपने कोई पत्र वगैरह आपकी तरफ से गया? हाँ, बहुत लिखे हैं, बहुत किए हैं, बहुत आंदोलन भी किए हैं इसके ऊपर कि ये हमें कोई जवाब नहीं आया है, कोई जवाब नहीं। कि ऐसी बातों का थोड़ी सरकार जवाब देगी? जवाब केवल जब आप रूबरू होकर पत्र देते हो, चाहे सीएम को हो या फिर निदेशक को हो, तो वो क्या जवाब देते हैं आपको, वो हमें जरा बताइए आप। बस उसमें क्या जवाब, जैसे हमने डाला था एक बार सुप्रीम कोर्ट में आंगनवाड़ियों को परमानेंट के लिए, तो उसमें क्या उन्होंने एक जवाब दे दिया, किसी आंगनवाड़ी ने डाला हुआ कि आंगनवाड़ियों की प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं है, इसलिए आंगनवाड़ियां परमानेंट नहीं हो सकती। तब हमने कहा कि जिस समय आपके 95 में और 97 में नियुक्तियां हुई थी, उस समय आंगनवाड़ियों की लिखित और रिटन इंटरव्यू इन लोगों के हुए थे, तो इनकी प्रॉपर ज्वाइनिंग कैसे आप नहीं मान रहे? वो प्रॉपर ज्वाइनिंग के हमने लेटर भी उपलब्ध कराए। लेकिन अभी रिटन में पेपर हुआ था क्या जब पहले? हाँ, रिटन हुआ था, इंटरव्यू भी हुआ था। फिलहाल तो रिटन का प्रावधान तो है नहीं, अब नहीं है। लेकिन उस समय था, पहले रिटन होता था और उसके ज्वाइनिंग लेटर भी हम लोगों के पास है। तो सरकार तो ये है ना कि अपने बात, कोर्ट के मैटर ले लो, कोर्ट को भी गुमराह करते हैं ये लोग। जब कोर्ट इनसे पूछता है कि नहीं इनकी प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं है, जब अपना मतलब पड़ता है, कभी संविदा बना देते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस दिखा देते हैं। जब कुछ करने का की बारी आती है आंगनवाड़ियों के लिए, तो आंगनवाड़ियां वॉलंटियर हैं, आंगनवाड़ियां परमानेंट नहीं हो सकती। आज के टाइम में मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। अभी जो मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है रिटायर कर रहे हैं, वो मामला हाईकोर्ट में एक्चुअली विचाराधीन था। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारी संख्या में आंगनबाड़ी बहनों को रिटायर कर दिया, उनको जो है एक भी पैसा नहीं दिया। हाँ, इसके बाद नहीं दिया, नई जगह निकाल दी।
कुछ लोग हमारे को संगठन गुमराह करने में भी लगे रहे कि जो है नहीं नहीं ये तो कोर्ट में चला गया है, आंगनवाड़ियों को वापस इनकी नौकरियां मिल जाएंगी। मगर भाई जब सरकार ने नियुक्तियां निकाल दी जी वही तो कैसे कैसे जो ये वापस रख लेंगे? इन्होंने तो निकाल दिया और बाहर कर दिया। इतने टाइम इन्होंने सेवा ली और आंगनवाड़ियों को ऐसे ही बाहर कर दिया खाली हाथ। तो बड़े शर्म की बात है इस देश के लिए। देखिए जिस तरह से ये वादे करते हैं मोदी जी, योगी जी जो वादे करते हैं कि आंगनवाड़ियों को एक यशोदा माँ का दर्जा देंगे, सिर्फ बात बनाने में बहुत नंबर वन है, लंबी लंबी बातें बना देते हैं। देखिए अभी जब इन्होंने इसका प्री प्राइमरी का किया तो प्री प्राइमरी के लिए क्या इनको इसका एक नियमावली बना के इसको लागू नहीं करना चाहिए था? भाई इसका एक नियमावली बनाए, इसमें जो है किस तरह से आप ग्रेजुएटी देंगे, मूल वेतन क्या रखेंगे, कुछ नहीं किया इसमें। ये सारी चीजें अगर दें, नहीं तो देखो आने वाले टाइम में होगा क्या कि आंगनवाड़ियां 4 लाख परिवार आंगनवाड़ी सरकार को लाभ हानि पहुंचाने में तो सामर्थ्य रखती है। तो ये लाभ हानि पहुंचाएंगी जब ये आंगनवाड़ियां 50,000 वेतन लेने वाले टीचर से कहीं कम काम नहीं करती हैं, बीएलओ की ड्यूटी ये करती हैं, चुनाव में ड्यूटी ये करती हैं, जितने भी काम है टीचर के बराबर उससे कोई काम कम नहीं करती। तो फिर सरकार को इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और करना पड़ेगा। 2022 का चुनाव आ रहा है बहुत जल्दी, इनको करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है 2022 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले सरकार कोई ऐलान या घोषणा कर सकती है उत्तर प्रदेश में? नहीं करेगी तो सरकार चाहेगी। सरकार को हर चुनाव में आप देख लीजिए बनाने और बिगाड़ने का काम केवल आंगनवाड़ी करती है। आंगनवाड़ी हम लोग सरकार को ऊपर बैठा सकते हैं तो नीचे गिरा भी सकते हैं। अब ये काम भी ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों को ये लगता है कि किस पार्टी पर भरोसा किया जाए, क्योंकि अभी वर्तमान में सत्तासीन पार्टी भाजपा है और अन्य स्टेट में आप देख लीजिए जैसे पंजाब हुआ या फिर राजस्थान हुआ, वहाँ कांग्रेस है, वहां पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है काफी समय से। उत्तर प्रदेश का रवैया तो आपको मालूम है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों को कहाँ जाना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए? देखिए अभी क्या बहुत सारी पार्टियां हमसे संपर्क कर रहे हैं, आपके कांग्रेस भी और भी पार्टियां संपर्क कर रहे हैं, हम आपको परमानेंट करेंगे, हम आपको कमांडे बढ़ाएंगे। हमने कहा है कि जिस पार्टी में इच्छा शक्ति है वो अपने मैनिफेस्टो में दे। मैनिफेस्टो में सभी पार्टियां देती हैं कि हम भाई सत्तासीन होते ही 15 से 20 दिन में या फिर 2 महीने में वेतन को इंक्रीज कर देंगे। और फिर जमीनी स्तर पर क्या होता है आपको हमें सभी नहीं, सिर्फ ये घोषणा करते हैं, मैनिफेस्टो में उस तरह से नहीं रखते हैं। क्या अभी हमने कहा कि जो कांग्रेस का नेता देख रहा हो या भाजपा का नेता देख रहा हो, उनसे आपकी मांग क्या रहेगी? स्पेशली उनकी मांग ये रहेगी हमारी कि जिस तरह से आपने प्री प्राइमरी का दर्जा दिया, घोषणा की, उसी तरह से एज ए टीचर आपने माना तो आप टीचर की तरह मूल वेतन, वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्ता, ग्रेजुएटी, पेंशन सभी पर स्पष्ट नियम बनाकर इस पर घोषणा करें। अन्यथा आपको ये तभी हो सकता है राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, तभी ये सब ऑटोमेटिक मिल सकते हैं। अगर राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं तो फिर सुविधाएं नहीं। अभी इन्होंने टीचर का दर्जा कैसे दे दिया? फिर इन्होंने प्री प्राइमरी में कर कैसे दिया? किस नियम के आधार पे कर दिया? आप घोषणा नहीं करेंगे, आप सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? पागल बना रहे हैं। आप प्री प्राइमरी का दर्जा देके आपने काम बढ़ा दिया दुनिया भर के। मोबाइल पे सारा डेटा दो, मोबाइल पे सारा काम करो। मोबाइल दिए नहीं अभी तक। आप बताइए मोबाइल उपलब्ध नहीं कराए, सारा डेटा मांग रहे हैं मोबाइल पे। तो बताइए ये इंसानियत नहीं है। ये इनको बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा 2022 में। मोबाइल के बारे में जानना चाहूंगा। बहुत सारे जनपदों से मेरी आंगनबाड़ी कर्मियों से बात हुई, उनका कहना है कि उनके जनपदों में मोबाइल मिले हैं, पर उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, कई जनपदों में मोबाइल नहीं मिले हैं। इसके बारे में आपको कोई जानकारी हो या कुछ बात आपको पता हो तो बताइए। नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले हैं, कहीं भी नहीं मिले हैं। अगर मिले हैं कहीं किसी और स्टेट में मिले हों या किसी और एक जिले में दे दिए हों तो वो बता रहे हैं कि बिल्कुल बेकार थे, कि वो तभी जो इनकी बैटरी वगैरह सभी खराब हो गई थी। क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप पर दबाव बनाया जा रहा है, पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करिए, आपसे भी कहा गया होगा। तो पोषण ट्रैकर ऐप पर दबाव बनाया जा रहा है, नौकरी चली जाएगी ये भी कहा जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। आप ये बताइए, जब हम आंगनवाड़ियों के पास मोबाइल ही नहीं है कि आप किसी पड़ोसी से ले लो, आप किसी बच्चे के मोबाइल से करा लो, पड़ोसी कब तक देगा, मारेगा और कि भैया आज करा दिया तुम्हारा काम, रोज रोज अब तुम्हारा काम कराएंगे क्या? कीपैड फोन है आंगनवाड़ियों के पास, कैसे वो काम करेंगे? जब उनके पास मोबाइल नहीं है तो काम कैसे करेंगे? वेतन दिया जाएगा अगर काम नहीं करोगे।
जी, वेतन रोक दिया जाएगा, वेतन काट दिया जाएगा। कितना वेतन दे रहे हैं ये कितना वेतन दे रहे हैं? 2022 में इनको सब नानी याद आ जाएगी। ये इस वेतन को भी रोक ले जो दे रहे हैं, जो ये झूठे वादे कर रहे हैं ना, रोक ले बिल्कुल पूरी तरह से। ये यही तो वेतन का ही तो वो है। कौन सा वेतन है? वेतन नहीं है ये मान का 1 रुपया भी 10 रुपया भी बराबर है इनका, तो हिसाब यही चल रहा है ना। हम तो मान रख रहे हैं, तुम्हारा मान का दे रहे हैं हम तो। कौन सा ये वेतन दे रहे हैं हमें? रोको आप मान देवी, आपको जो करना है वो करो। बिल्कुल नहीं करेंगी आंगनबाड़ियां, ना पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करेंगी, ना और कोई मोबाइल का कोई काम नहीं करेंगी। बिल्कुल कोई डेटा नहीं देंगी। करे जो करे। सरकार के नुमाइंदों को भी चाहिए कि जिस आंगनबाड़ी वर्कर से आप काम करवा रहे हैं उन वर्कर को मोबाइल तो देना ही चाहिए था, लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश की इसने मोबाइल नहीं दिए। दबाव बनाया जा रहा है जो निश्चित तौर पर इसको लेकर आंगनबाड़ी कर्मी काफी आक्रोशित है। अनुरोध रहेगा भाजपा का नेता कोई देख रहा हो तो इस मुद्दे को लेकर जरूर हाईलाइट रही हो, जो आंगनबाड़ी कर्मियों को जिस जनपदों मोबाइल नहीं मिले, जनपदों मोबाइल उपलब्ध कराए जाए। साथ ही उनको मास्क, सैनिटाइजर और अन्य ग्लव्स की सुविधा भी दी जाए, जिससे वो अच्छी तरीके से कोविड में ड्यूटी कर सके और उनके परिवार भी सुरक्षित रह सके। जाते जाते और आंगनबाड़ी फील्ड में ड्यूटी कर रही है, उनका अगर कोरोना जांच नहीं हो रहा है, बाई चांस वो बुखार में मर गई और उसका लाइन लगी हुई है कोरोना की जांच की, वहां नंबर नहीं आया और वो मर गई, अगर उसके पास रिपोर्ट नहीं है कि कोरोना था कि नहीं था, उसको वो 50 लाख रुपए नहीं मिलेगा। जब वो बीमार हुई, कोरोना में ड्यूटी करते हुए बीमार हुई, उसको सर्दी जुकाम सारे लक्षण वही हैं, तो उसको और उसके नंबर नहीं आया टेस्ट के लिए, टेस्टिंग नहीं हो पाई, तो क्या मानेंगे उसको कि आप तो उल्टी दस्तों से मर गए, क्या आप तो एक्सीडेंट से मर गए? ये माना जाएगा क्या इसको? कि सरकार सिर्फ मतलब के। बल्कि उत्तर प्रदेश में जो बाल विकास मंत्री वो भी महिला हैं, निदेशक हैं इस समय वो भी महिला हैं, और केंद्रीय बाल विकास मंत्री वो भी महिला हैं। तीनों महिला होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी महिलाओं का दुख दर्द नहीं समझा जा रहा है। हाँ, महिला ही तो महिला का शोषण करती है। हमारे देश में तो सबसे बड़ी परंपरा ये चली आई है कि महिला ही महिला का शोषण करती है और दबाव बनाते हैं, नहीं मानदेय रुक जाएगा, नहीं वेतन, क्योंकि उन लोगों का वेतन रोक दिया जाता है, उन पे दबाव आता है। इस तरीके की धमकी जब अधिकारी देते हैं, नेता देते हैं, तो ऐसे कैसे आंगनबाड़ी जो कर्मी जो है अपना काम प्रॉपर्ली कर पाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल हमने बोल दिया, बिल्कुल सारी ये चली जाए। ये 5,000 रुपए दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, 50,000 का काम ले रहे हैं और 5,000 रुपए दे रहे हैं और ऊपर से जूता बता रहे हैं, ऊपर से जो है इनका एहसान रहता है, नौकरी चली जाएगी, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर से ये जो अध्यक्ष बनाए, ये स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष, वो और दिमाग खराब करते हैं। तो अरे उन्हीं को दे दो ना, बंद करनी चाहिए सरकार को, जो पंजीरी व्यवस्था चालू करना चाहिए, ये व्यवस्था बिल्कुल बंद करनी चाहिए। देखिए, या तो उन्हीं को दे दो, रजिस्टर भी उन्हीं को दे दो, मोबाइल भी उन्हीं को दे दो, बांटने का काम उनको ही दे दो सारा, वो बांटे, चढ़ाए, सब कुछ आपको दे दे। आंगनबाड़ी को केवल प्री प्राइमरी का दर्जा दिया है, आप उनसे एज ए टीचर पढ़वाओ, बच्चों को उनकी पढ़ाई कराओ। खाने से कभी बच्चा विकसित नहीं हो पाएगा। अरे कितने भी गरीब माँ बाप है ना, वो भी अपने बच्चे का पेट तो भर ही लेगा। स्कूल में कटोरी चम्मच बजाने से, कशार दे देने से, दलिया दे देने, कौन सी चीज ऐसी दे रही है? अभी गवर्नमेंट अगर चावल भी दे रही है, क्या ऐसे चावल ये गवर्नमेंट खाती होगी? क्या इनके बच्चे खाते होंगे? इनके मंत्री संतरियों के ऐसे चावल इनके बच्चे खाते हैं क्या? अपने बच्चों को हर आदमी अच्छा खाना खिलाना चाहता है? आंगनबाड़ी का राज्य कर्मचारी का दर्जा सरकार को देना चाहिए। आप लोग जब मांग करते हैं तो उसमें या तो आप लोगों की मांग रहती है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, साथ ही आप लोगों की मांग होती है 18,000 वेतन कर दिया जाए, फिर आपकी मांग होती है पेंशन की मांग होती है। तो इसमें जब राज्य कर्मचारी का आंगनबाड़ी कर्मियों को दर्जा दे दिया जाता है तो जाहिर सी बात है उनको वेतन 18,000 के उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो ये मतलब ही नहीं है। जी, मांग के बारे में असमंजस जैसी स्थिति क्यों पैदा होती है जब आप लोगों का पत्र आता है? हमारी जो मांग रहती है वो हमेशा राज्य कर्मचारी की ही मांग रहती है, एज ए टीचर की ही मांग रहती है। जब अभी 2019 की बात है, हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो उसमें तभी हमें लखनऊ में बुला के एक पार्टी ज्वाइन कराई गई कि आप पार्टी ज्वाइन करो। मैंने कहा क्यों, आप लोग हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं क्या? आंगनबाड़ी की आवाज ना उठाएं। तो हमने वहां अपनी कुछ कंडीशन रखी कि अब आगे से आप आंगनवाड़ियों को मानदेय बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, एज ए टीचर की बात करें आप आंगनवाड़ी को। तो तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी सरकार इस पर विचार करेगी, और मुझे वहां पार्टी ज्वाइन कराई गई कि आने, और पेंशन की भी इन्होंने बात की। तो देखिए, ये सारी चीजें अब ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कह के मुकर जाते हैं, अपने वादों से मुकर जाते हैं, तो उसका खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा।
आपसे पार्टी ज्वाइन करने के लिए बात कही, स्पेशली इसलिए कहा ताकि आप शांत रहें। हाँ, यही चीजें होती है कि मुंह बंद कर दिया जाए। मेरा मुंह, उस दिन से मेरा मुंह बंद नहीं है, मैं तो बराबर आवाज उठा रही हूँ। जो गलत है गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। देखिए, अगर देश में योगी जी किसी भी को विकास कर रहे हैं, विकास के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमने कभी यूपी में 4-6 घंटे से ज्यादा कभी लाइट नहीं देखी थी। आज गांव में भी 18-18, 22-22 घंटे लाइट आ रही है, तो सही को सही बोलना चाहिए। रोडों की हालत अच्छी हुई है, रोडों में गड्ढों में सड़कें थी, तो सड़कें बनी है। जो सुधार हुआ है उसको तो बोलना पड़ेगा, जो विकास हुआ है, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। आप आंगनबाड़ियों से के वादे कर दिए आपने और आप वादों से मुकर जाते हैं, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आप जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तहत स्पेशली क्या आप सरकार से चाहती, सरकार क्या करे इस समय, देश को क्या जरूरत है? देखिए, सरकार इस पे कानून बनाए, 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल की हम लोग मांग कर रहे हैं कि अभी आप ज्यादा भी नहीं कर सकते तो 2 बच्चों का कानून बनाए और इसमें नियम रखे, 2 बच्चे से ज्यादा अगर कोई तीसरा बच्चा करता है तो सीधे सीधे जेल का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, इस नीति के बाद जो देश में गरीबी, भुखमरी या शिक्षा है वो सब दूर हो जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, उसका मैं बता रही हूँ आपको, अगर आज कानून बनता है, सपोज करो, उसका असर कम से कम 20 साल बाद दिखाई देगा, और 20 साल बाद भी हम कितने होंगे? 2 अरब से कहीं ज्यादा होंगे। अब आप बताइए कि 2 अरब जब हम आज सड़कों पे ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, तो क्या जो आज हमारे यहाँ गाड़ियों के जाम लग रहे हैं, आने वाले टाइम में आदमियों के जाम नहीं लगेंगे? जी। सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चला रही है, तो ये योजना चलाकर फिलहाल जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा, तो ये योजना चलाना सरकार के द्वारा जो ये योजना नाम की चल रही है, ये योजना केवल नाम के लिए, करोड़ों का बजट दिया जा रहा है इसमें, अरबों खरबों रुपए 77 से आज तक हमारे देश का खर्च हो चुका। देखिए, जिस समय हमारी इस पृथ्वी की आबादी 500 करोड़ हुई थी 1985 में, उस समय विश्व को चिंता बढ़ी और एक इंटरनेशनल मीटिंग बुलाई। उसमें 2 बातों को रखा गया था, रिप्रोडक्टिव राइट और रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ आप। अगर आप 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उसको छोड़ दिया कि मेरे तो 6 बच्चे हैं और सरकार नौकरी नहीं दे रही, मेरे तो 4 बच्चे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, उसको सड़कों पे छोड़ दो। हम रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभाएं। क्या हमारी पॉकेट अलाउ करती है कि 4 बच्चों की परवरिश हम कर सकें? तो हमें उस हिसाब से चलना होगा। जी, आपने कहा कानून बनाना चाहिए, कानून किस टाइप का कानून बनाना चाहिए? कानून 2 तरीके के यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए एक कानून बना कि आपको जो सजा का प्रावधान, जो आपने जुर्म किया उसके तहत आपको सजा दे दी कानून के तहत, या फिर एक कानून ऐसा होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए आपको दंड दिया, आपका चुनाव अधिकार छीन लिया, या फिर आपको सरकारी नौकरी में अधिकार छीन लिया, तो आपके फाउंडेशन का टारगेट क्या है? क्या किस तरीके से कानून पर नहीं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, उनसे कुछ नहीं होने वाला है कि भाई अगर किसी को 2 बच्चे से ज्यादा है तो उसके, आज भी है ये तो सरकारी नौकरियों में, तो आज भी है 2 बच्चों को ही सुविधाएं हैं। अगर गवर्नमेंट देती हो कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा तो 2 बच्चों का ही मिल रहा है, ये तो आज भी है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ना सरकारी नौकरी की जरूरत है, ना निकाय चुनाव की जरूरत है, ना सरकारी सुविधाओं की जरूरत है, केवल उनको तो पॉपुलेशन, वोट तो देते, सत्तासीनों को वोट चाहिए सिर्फ, बस केवल उनको तो वोट बढ़ाने से मतलब है, उनको पता है हमें तो पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो देखिए, इसके लिए सरकार को विचार करना पड़ेगा, और जो विरोध में आते हैं वो केवल चंद लोग होते हैं। चंद लोग विरोध करते हैं कि नहीं, हमारा तो कोई, हमारे धर्म में ये नहीं लिखा है, किसी के धर्म में नहीं लिखा। धर्म ये कहता है कि हमने बच्चों को जन्म दिया और सड़क पे छोड़ दिया, उनको भिखारी बना दिया, उनको जुआरी बना दिया, उनको कबाड़ी बना दिया। क्या धर्म ये कहता है? बच्चों को शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कुछ नहीं। ये हमारे देश का भविष्य है, तो हमें उस पर रोक लगानी चाहिए। सरकार कब तक पालेगी, कब तक उनको खाने के लिए देगी? 10-10 बच्चे हैं, उनको खूब सब्सिडी मिल रही है, जिनके 2.5 लाख खूब मकान बनाने को मिला है, खूब उनको गेहूं चावल सब खूब मिल रहा है, और बाकी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इनका वोट का अधिकार छीना जाना चाहिए या फिर इन्हें कानूनी तौर पर दंड दिया जाना चाहिए? क्या पहला तो देखिए, अगर 2 बच्चों से ज्यादा किसी का है तो तीसरे बच्चे पे उनका वोटिंग राइट खत्म कर दें और चौथे बच्चे पे जेल का प्रावधान कर दें। जी, बहुत सही। जेल से भी कुछ नहीं होगा, इनका वोटिंग राइट खत्म होना चाहिए। जी, कुछ नहीं होगा, केवल इसी से कंट्रोल हो सकता है। असम एक स्टेट है, असम ने कुछ कड़े प्रावधान किए। असम ने जो प्रावधान किए उसके बारे में आपको जानकारी है? असम स्टेट ने प्रावधान किए हैं।
असम ने किया है कि जिसके 2 बच्चों से ज्यादा होंगे वो निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता, सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो उतनी ज्यादा सब्सिडी मिल रही है। अगर सरकार पूरे देश में होना चाहिए। देखो, अगर सरकार सब्सिडी को भी बंद कर दे तो आधी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। ये तो और ज्यादा दे रहे हैं उन लोगों को, तो असम जैसा भी प्रावधान हो जाता ना तो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाती। लेकिन यहाँ तो हर चीज को बढ़ावा है। या जब देश एक है तो एक कानून क्यों नहीं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है, अभी तक कितने गांव में भ्रमण कर चुका है, कितने आप लोगों को जागरूक कर चुके हैं? कुछ डाटा वगैरह हो तो आप बताना चाहें। हाँ, बहुत गांव में देखिए, हमारा कोई ऐसा गांव नहीं बचा है, कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां हमारी टीम इस पे काम नहीं कर रही। हम बता रहे हैं पूरे देश का कोई सांसद, कोई विधायक, कोई डीएम, कोई एसडीएम, हर बार पॉपुलेशन डे पे हमारे यहाँ धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। हर जिले में, हर तहसील में एक ज्ञापन सरकार को जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है, सिर्फ ज्ञापन दे देते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। जो कानून बनाना चाहिए वो नहीं बनाते। हाँ, वो नहीं बताते हैं, बस उस पर बात करते हैं कि हाँ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उस पर काम कुछ नहीं होता है। इस तरीके से आपने कहा गांव में जाकर महिलाओं को जागरूक करते हैं, जो पिछड़े लोग हैं या जिनको इतना नॉलेज नहीं है, तो जागरूक क्या आप लोग किस तरीके से करते हैं जागरूक? कुछ लिखित में आप लेते हैं या कुछ पंपलेट देते हैं उनको, या फिर उनको दिमागी तौर पर उनको पंपलेट वगैरह देते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि भाई आपने इतने, देखिए आप 4 बच्चे हैं आपके और आप दूध कितना लेती हैं, हम उनसे पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि बहन जी हम 1 लीटर दूध ले पाते हैं। तो क्या मैंने कहा आप अपने बच्चों को दूध पिला पाती हैं? कि नहीं बहन जी, हम तो केवल हमारे बच्चों को चाय भी नहीं मिल पाता। और अपने बच्चे की दशा को, दुर्दशा को देखकर हम सबसे ज्यादा दुखी माँ ही होती है। लेकिन क्या करें, ये समाज ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है। समाज, अगर सरकार इस पे कोई कानून बना देती, जैसे 3 तलाक का कानून बना महिलाओं के लिए, वैसे ही सरकार हमें रिप्रोडक्टिव राइट ही दे दे, जो प्रिजनर का अधिकार है कि आप 2 बच्चों से ज्यादा, ये इस पे कानून बना दे कि 2 बच्चों से ज्यादा कोई फोर्स नहीं कर सकता, महिला नहीं करेगी 2 बच्चे से ज्यादा, चाहे उसको 2 बेटियां हो, चाहे उसको 2 बेटे हो। सवाल और पूछना चाहूंगा, आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल बहुत सारी बहनों ने अपनी पीड़ा बताई है कि जब वो ग्रामीण स्तर पर सर्वे का काम करने जा रही हैं तो उनको जो है, जो लोग जागरूक नहीं है या फिर किसी मानसिकता के किसी गलत मानसिकता के शिकार है, तो आंगनबाड़ी बहनों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं, बल्कि डिटेल लेने जाती हैं बहनें, उनके साथ मारपीट कर रही है। अभी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था और मेरे पास भी आया, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद। तो इस तरीके की मानसिकता कब तक चलेगी और क्या होना चाहिए? जो महिलाएं सर्वे कर रही हैं उनके साथ पुलिसकर्मी की व्यवस्था हो, क्या हो? देखिए, उनको ना तो कोई सामाजिक सुरक्षा है ना कोई उनको मानसिक, मतलब इतना उत्पीड़न हो रहा है उनका, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर बहुत ज्यादा। आप कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं उनको। समाज में जब वो जाती है किसी दरवाजे पे, आपने देखा होगा, अगर वो कहती हैं आप अपना बाबा का आधार कार्ड, अब इन्होंने किया पोषण ट्रैकर में कि अगर एक बच्चे का आधार कार्ड, आपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो उसकी मम्मी का डाल दिया, अगर उसके पास 4 बच्चे हैं, दूसरे में पापा का डाल दिया, तीसरे बच्चे में उसने दादी का डाल दिया, चौथे बच्चे में उसने दादा का डाल दिया, एक में एक का ही आधार कार्ड डाल सकते हैं। अब ये सपोज कीजिए उसी दादी बाबा के और भी तो 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों के भी 4 बच्चे हैं, तो क्या वो दादी बाबा के आधार कार्ड सब में चलेंगे क्या? मतलब इनको बताने का भी नहीं पता। या तो आप ये कहें कि भी जिस बच्चे का नहीं है तो आप नील रहने दीजिए। अब उनके आधार कार्ड लेने, उनका कोई भी डेटा लेने अगर आंगनवाड़ी उनके दरवाजे पे जाती है, उनको, आपने वीडियो वायरल हुई है, देखा होगा कि कैसे भगाया जाता है उनको। जी। उनको लताड़ के लगा दिया जाता, भागो भागो भागो, हमें कोई वैक्सीन नहीं लगवानी, हमें कोई डेटा नहीं देना, हमें कुछ नहीं करना, कोरोना हो जाएगा। वो कोरोना में। धन्यवाद, आज आप जेएमएच न्यूज चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। आपने आंगनबाड़ी कर्मियों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर काम कर रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और हमसे जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते यही कहना चाहेंगे जेएमएच न्यूज चैनल के बारे में, आप अगर कुछ कहना चाहें जनता से तो आप कह सकते हैं।
नहीं, सबसे पहले तो देखिए मैं यही कहना चाह रही थी और मैं हमेशा कहती भी हूँ कि जेएमएच न्यूज़ का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभारी हैं हम लोग आंगनवाड़ियों की जो न्यूज़ है, इतने जो मुद्दे हैं आंगनवाड़ियों के, ऐसे-ऐसे मुद्दे जेएमएच न्यूज़ उठाता है हमेशा से। चाहे आंगनवाड़ी की मार-पिटाई की वीडियो हो, कुछ भी वीडियो है, हर चीज़ में आगे रहता है, हर मुद्दे में आंगनवाड़ियों की लड़ाई में शामिल होता है जेएमएच। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ जेएमएच न्यूज़। चलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा, इनके साथ हमने बात की और इसी तरीके से आपके लिए मेहमानों से रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। फिर हम आपसे मिलते हैं नई अपडेट, नई लाइव में और ज़्यादा खबरों के लिए आप gmhnews.in पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।